हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 106 से डिस्कस करने वाले हैं। पीछे क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, पूरा कंसेप्टेबल है थोड़ा सा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी की है। राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करें, वैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया, पर फिर भी थोड़ा सा बता दूं, राजस्थानी हिंदी जो आपकी ये ट वर्ग बहुला रहती है, ठीक है। और ये जो है शॉर्टसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसमें जो है आपकी 4 बोलियां मुख्य रूप से रहती है, मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी का नाम ढूंढाड़ी भी है, मेवाती और मालवी, है ना। ट्रिक जाने तो जयपुर में मेरे मामा, है ना, तो आप इस तरह से ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें पूर्वी हिंदी भी देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी जो है आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसमें 3 बोलियां रहती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पापा, ABC, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में आपका जो है इसमें भी 3 ही रहती हैं, आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। और ये जो है आपकी मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा ये पूरा हो गया है। पहाड़ी हिंदी रहती है। पहाड़ी हिंदी जो है ये भी आपकी शॉर्टसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है और इसमें 2 मुख्य रूप से बोलियां रहती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो ऑप्शन डी गुजरात में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देवनागरी का सबसे पहला प्रयोग जो गुजरात के राजा जय भट्ट थे उसके शिलालेखों में हुआ था और ये उस समय की बात है, 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी की ये बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ के उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो बी ओष्ठ जो है ये ओ का उच्चारण स्थान है, ठीक है। और उसके बाद कंठ की बात करें तो कंठ में आपको पता है कि क, ख, ग, घ, न ये सारे ही वर्ण आपके रहते हैं। दंत की बात करें तो दंत में आपके जो है त, थ, द ये त वर्ग वाले रहते हैं। और मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में आपके ट, ठ, ड, ढ, न और श और रि, ऋषि ये 2 चीजें और भी इसमें मूर्धा में आपके आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान है तो ऑप्शन सी कंठ और तालु, मतलब कंठ और तालु के साथ मिलकर जो है आपका ए और ए जो है वो बनता है, ठीक है। अकेला कंठ नहीं है बल्कि ये कंठ प्लस तालु है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, कंठ प्लस तालु, ए और ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें सिर्फ 2 ही आपके आते हैं तो इनको आप वैसे भी याद अच्छे से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि दंतोष्ठ की अगर बात करें तो दंत प्लस ओष्ठ के साथ मिलकर आपका ब प्लस फ, ठीक है। ब प्लस फ जो है ये दंतोष्ठ में बनता है, ठीक है। और उसके बाद कंठ ओष्ठ की बात करें तो कंठ ओष्ठ में कंठ नहीं है, ये कंठ प्लस ओष्ठ है। तो इसमें आपका ओ, औ और आ जो है ये आपका कंठ ओष्ठ में आता है। जबकि कंठ की हमने बात कर ली थी कि कंठ में आपका जो है वो क वर्ग के सभी ही वर्ण रहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, न। जब कंठ ओष्ठ की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 3 ही वर्ग आते हैं, बहुत आसान है, ओ, औ और आ, है ना। दंत की बात करें तो त वर्ग आता है और आप में का साथ में इसमें स जो आता है ना, स, ठीक है, वो भी इसमें साथ में रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। औ, और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हमने अभी ऊपर बात की थी कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में आपका री और श प्लस ट वर्ग सारे रहता है। हम पीछे बात करके ही आए हैं कि जो आपके जो ट वर्ग के जो सारे ही होंगे, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न और री, ऋषि और श, षटकोण, ठीक है। तो ये ट वर्ग में रहते हैं। तालु की अगर हम बात करेंगे तो तालु में आपका जो है वो तालव्य, मतलब तालु में जो आपके रहते हैं इसमें आपका च वर्ग के रहते हैं, च, छ, ज, झ और न और य और श और ई और ई, ये 2 वर्ण मतलब इसमें अलग से क्या रहता है आपको पता है कि तालु में जो है आपका ना वो च वर्ग रहता है, ठीक है। च, छ, ज, झ, न, ठीक है, ये आपका तालु में रहता है। उसके अलावा आपको देखना है कि ई और य और श ये भी आपका तालु में ही रहता है, ठीक है। और दंतोष्ठ की हम पीछे बात करके आ गए हैं, ब प्लस फ जो आपका दंतोष्ठ में रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ठीक है। आगे है 111। ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत जो है ये ल का उच्चारण स्थान है, ल प्लस र। इसमें ल और र ये 2 रहते हैं आपके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओष्ठ की हमने बात कर ली है, मूर्धा की बात कर ली है, तालु की भी हमने बात कर ली है। तो व्यंजन का मानक क्रम क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब
यहाँ पे मानक क्रम की बात पूछी गई है आपसे, ठीक है। मानक क्रम की अगर हम बात करें तो हमसे सबसे पहले हमारे पास अघोष आता है, ठीक है। अघोष क्या होता है, मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, मतलब जब हम बोलते हैं जो हमारी स्वर तंत्री होते हैं उसमें कंपन बिल्कुल भी ना हो। और इसमें जो है हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन रहता है, ठीक है। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो रहता है, जैसे अगर आपका जैसे अगर आपका वर्ग है ना, जैसे मानिए हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन रहता है, तो वर्ग जैसे क ख ग घ न, तो वर्ग क्या हुआ, पहला और दूसरा क्या हुआ, क और ख, ठीक है। उसके बाद आपका अल्प प्राण आता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि त व्यंजन का मानक क्रम पूछा है, तो सबसे पहले अघोष आएगा। अघोष मतलब पहला और आपका दूसरा, ठीक है, अल्प प्राण में। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले दूसरे के बाद फिर पहला दूसरा, अल्प प्राण में तीसरा भी आपका साथ में रहता है, ठीक है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण रहता है। पहला, तीसरा और आपका पांचवा, तो पहला जो हो गया हमारे पास क हो गया, तीसरा ग और पांचवा न, ठीक है। तो ये क्या है, आपके अल्प प्राण है। और उसके बाद हमारा दंत्य चल पड़ता है, तो दंत्य तो हमने पहले ही देख लिया है, जिसमें जो आपका त थ द ध न, ठीक है, ये आता है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक आपका सारा ही जो है वो आपके स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। क ख ग न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म तक आपके सारे ही स्पर्श व्यंजन आते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि त व्यंजन का मानक वर्ग क्या होगा, पहले अघोष, फिर अल्प प्राण, फिर दंत्य, फिर स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इस तरह से आता है। अच्छा, कई बार यहाँ पर ना मतलब जो आपके उच्चारण स्थान से संबंधित जो आपका वर्ग होता है ना, उसका भी पूछ लिया जाता है। तो अगर उसकी बात करें क्रम लगाने के लिए, तो सबसे पहले जैसे आपका कंठ आता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ, ठीक है। मतलब याद रखना है कि शुरू में कंठ है, लास्ट में ओष्ठ है, बीच में दंत, मूर्धा और तालु, मूर्धा और दंत है, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये इनका सही क्रम है। तो स्टार्टिंग में कंठ, लास्ट में ओष्ठ, ठीक है, फिर तालु, मूर्धा, दंत, है ना। आप इस तरह से अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। श्रव व्यंजन का निर्माण हुआ है, तो श्र जो है आपका श्रवण जो है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो श प्लस र हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। त प्लस र से आपका त्रिशूल बनता है। क प्लस श से आपका क्षत्रिय बनता है। स प्लस र से कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। 114 की बात करें, क्ष वर्ण किन दो व्यंजनों के योग से बना, तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि क प्लस श, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज प्लस न जो है आपका ज्ञानी बनता है। त प्लस र से त्रिशूल बनता है। श प्लस र से श्र बनता है। इंपॉर्टेंट है ये क, आपका जो क प्लस श है ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में, है ना। आगे चलते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ऑप्शन सी जो ज हलंत वाला रहता है वो होता है। ज प्लस न जो है ये आपका जो है ये बनाता है ज्ञ ज्ञानी, ठीक है। अनुनासिक का संबंध होता है, तो अगर हम अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक जो होता है ना वो नाक और मुंह से, ठीक है, दोनों से, मतलब ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको अनुनासिक के बारे में बताती हूँ। अनुनासिक वो होता है ना जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ले लें आ ई, है ना, मुंह से भी है और आपके नाक से भी हवा निकल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट्य है। देखिए व वर्ण का वैशिष्ट्य पूछा गया है, तो मतलब वैशिष्ट्य मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि व जो है ना ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व का जो आपका उच्चारण स्थान रहता है ये बहुत बार पूछा गया और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है इसमें। इसका जो है वो दंत प्लस ओष्ठ जब मिलते हैं ना तब हमारा व बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्पर्श, उसके बाद आता है अल्प प्राण, उसके बाद आता है घोष, उसके बाद आता है निरुनासिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दंत ओष्ठ स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बता दिया, क से म तक हमारे कुल 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं, ठीक है। अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो अल्प प्राण में हमारा के जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है ये अल्प प्राण होता है।
ठीक है। घोष की बात करें तो घोष में क्या होता है कि मतलब घोष क्या है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। जब हम स्वर तंत्रियों मतलब जब भी हम कोई स्वर बोलते हैं हमारी तंत्रियों में जो श्वास के साथ जो कंपन उत्पन्न होता है उसको घोष बोलते हैं। निरुनासिक क्या होता है, तो निरुनासिक को भी जान लेते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से ही निकलती है। ठीक है, जैसे मतलब नाक से नहीं निकलेगी। निरुनासिक पूछ लिया जाता है कई बार, निरुनासिक मतलब निम्न में से कौन सा वर्ण निरुनासिक है, तो आपको पता होना चाहिए। निरुनासिक जो है कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो हो जाएगा। निरुनासिक वो होता है जिसमें केवल मुंह से ही हवा निकलती है, नाक वाक का कोई लेना देना इसमें नहीं है। जैसे आपका मुंह से निकलेगी अ आ ई, ये क्या है आपका निरुनासिक है ना। जबकि हमने अनुनासिक की बात की थी। अनुनासिक की हमने बोला था कि जब हम शब्दों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उसमें हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ ई, है ना। तो मतलब साथ में मतलब बिंदी वाले शब्द जो आएंगे वो आपके अनुनासिक आएंगे, है ना, मतलब जिनमें नाक से भी हवा आए। ठीक है, और निरुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, भाववाचक संज्ञा को धारण नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजमहल में किसी तरह को कोई भाव नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। जबकि सुंदरता, सुंदर भी मतलब मैं सुंदर हूँ तो मेरे में भाव है कि हाँ मैं सुंदर हूँ, है ना। शत्रु है, मैंने किसी के साथ शत्रुता है, ये मेरी किसी के साथ शत्रुता है तो मेरा भाव शत्रुता वाला ही उसके साथ रहेगा, जबकि ना मित्रता वाला। ठीक है, अच्छाई तो मतलब अच्छाई, अच्छाई का भाव भी मतलब जैसे कोई अच्छा करता है तो हमारे मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव जो हैं उसके लिए आते हैं। तो ये सारे ही भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण है, बल्कि ताजमहल में किसी तरह को कोई भाव नहीं है। 19 की तरफ चल, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, तो आपको पता है आगरा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई जाति नहीं है। पुस्तक, पुस्तक केवल हम बोलते हैं कि मेरी पुस्तक दे दो, है ना। तो मतलब एक पुस्तक के लिए सभी पुस्तकें जो है वो संबोधित होती हैं, है ना। पशु के लिए हम सिर्फ ऐसा नहीं बोलते कि ये पशु एक जा रहा है, पशु दो जा रहा है, पशु तीन नहीं। अगर पशु जा रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि पशु जा रहे हैं, है ना। मकान, एक मकान के साथ ही सारे ही मकान जो आसपास के बगल अगल के सारे संबोधित हो जाते हैं, मतलब ये मकान बना है, ये मकान है ना, इस तरह से। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वह जो है ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सुंदरी, पटना, मानव, ये आपके क्या है, ये जो है आपके ये संज्ञा का उदाहरण है। वह क्या, वह जो है ये सर्वनाम है, यह वह, है ना, आप, है ना। तो ये क्या है, ये आपके सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ठीक है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा के। स्त्रीत्व होना मतलब ये भाव है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द होगा, बुढ़ापा भी एक भाव ही है एक तरह का। ठीक है, तो ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 123 है, वह बहुत तेज बालक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। देखिए कितना मतलब प्रविशेषण है इसमें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों है, क्योंकि देखो ना बालक बहुत तेज है। ठीक है, अभी यहाँ पर तो ये तो है ही है कि वह तेज बालक है, ऐसा होता तो ये सिर्फ विशेषण होना, तो क्योंकि तेज जो है उसकी विशेषता है, पर बहुत तेज है तो बहुत जब लगे तो वो प्रविशेषण मतलब उसका विशेषण तो है, पर साथ में उसकी एक और प्र मतलब पहले उसकी एक विशेषता और बता रहे हैं कि वो बहुत तेज है। ठीक है, तो इसलिए प्र मतलब बहुत तेज है, प्रविशेषण मतलब पहले उसकी एक विशेषता बता दो। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है ना। तो हम बोलते हैं बालक बहुत तेज है तो विशेषण मतलब विशेषता, ठीक है, तेज है, पर हमने बोला कि बालक बहुत तेज है मतलब पहले उसकी एक विशेषता ये भी है कि वो बहुत तेज है। ठीक है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। तो आज हम 123 तक ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।